बताया हुआ है 4 किस्म की चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं स्टैंडर्ड कहता है कि अगर ये चारों डिसाइड कर रही होंगी कि आपने एक्सटेंशन पीरियड को जो है वो एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना। एक्सटेंशन पीरियड और इफ लेसी इज सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। ओके, तो 2 टाइम पीरियड हमारे पास आ गए। नंबर 1 नॉन कैंसिलेबल, नंबर 2 अगर कोई एक्सटेंशन टाइम पीरियड है तो वो भी उसका हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद जनाब वो कहता है लेसी कि हमें ये ऑप्शन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल स्कैंस के हम एग्जांपल ले रहे थे, उसने कहा जनाब 5 साल तक हमारा एग्रीमेंट है, ठीक है, नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड उसने नहीं बताया। उसने कहा जनाब अगर आप इस एग्रीमेंट को ख़त्म करना चाहें तो आप इस एग्रीमेंट को क्या कर सकते हैं, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 5 साल से पहले, जिस टाइम मर्जी आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 5 साल से पहले। क्लियर? तो अब यहां पे अगर लेसी को लगता है कि नहीं भाई मैं कैंसिल नहीं करूंगा, अगर वो उसको फॉर एग्जांपल मुझे अब जारी बात है कि मैं एक इंस्टीट्यूट मैंने बनाया है, मैंने इसके ऊपर खर्चा किया, वो सारी बातें कंडीशन आपको बताता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे रीजनेबली मैं सर्टेन हूं कि जनाब मैं कैंसिल नहीं करूंगा, तो फिर आपका वो जो स्टैंडर्ड है वो कहता है जनाब ये वाला जो टाइम पीरियड होगा कि जिसमें लेसी को लगता है कि वो कैंसिल नहीं करेगा, वो टाइम पीरियड भी आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपका लीज टर्म जो है वो कंसीडर किया जाएगा। जो नेक्स्ट 2 इयर्स के। जी बिल्कुल, ठीक है। तो अगर उसको लगता है कि जनाब मैं बिल्कुल भी इस चीज को ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा, कौन सी ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा, कैंसिल करने वाली ऑप्शन को, तो फिर वो जो टाइम पीरियड होगा सारे के सारा जिसमें आपने कैंसिल नहीं करना, वो सारे के सारा क्या कंसीडर कर लिया जाएगा, आपके पास लीज टर्म कंसीडर कर लिया जाएगा। ओके, cancelable time if lessee is reasonably certain to not to exercise the option। ओके, तो ये 3 आपके पास जो है वो पॉइंट्स हैं कि जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जी आपका जो लीज टर्म है आपने कैसे डिसाइड करना है। क्लियर? अच्छा, अब इसमें एक चीज तो मेंशन है, क्लियर है, दैट इज नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड, ये तो मेंशन है। दोनों बाकी जो आपके पास पॉइंट्स हैं इनमें क्या है जनाब, रीजनेबली सर्टन। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर वो रीजनेबली सर्टन है तो ठीक, अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या, हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसमें आपका हो सकता, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो चलें ये तो टाइम समझ में आता है, फिक्स्ड है। अब ये टाइम डिपेंड करता है लेसी के मूड पे, ऐसे ही है ना, ये लेसी के मूड पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर पहले साल मुझे लगा कि नहीं भाई ये जगह बहुत ज़बरदस्त है, जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ बहुत अच्छी जगह, मैं इसको एक्सटेंड करूँगा। 5 साल का एग्रीमेंट था, मैं इसको 2 साल एक्सटेंशन पे चला जाऊँगा, बहुत अच्छी जगह। साल के बाद जनाब मुझे लैंडलॉर्ड ने तंग करना शुरू कर दिया, रेंट भेजो रेंट भेजो, वो 1 तारीख को मैसेज पे मैसेज किया जाए मुझे। मैंने कहा यार क्या बंदा दिमाग खा रहा है, मैं इसको एक्सटेंशन नहीं दे रहा। पिछले साल मैं क्या कह रहा था, एक्सटेंड करूंगा, इस साल मैं क्या कह रहा हूँ, एक्सटेंशन नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम पीरियड जो है मेरे पास, लीज टर्म, हर साल मैं क्या कर रहा हूँ, अपना माइंड चेंज कर रहा हूँ, तो लीज टर्म भी क्या हो रही है, साथ साथ चेंज हो रही है। लीज टर्म भी साथ साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको हम लोग कहते हैं रीमेजरमेंट ऑफ लीज टर्म। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये आप इंशाल्लाह जब एडवांस अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसके अंदर ये प्रॉपरली उसको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन आप खुश हो जाएं कि आपके सिलेबस का ये हिस्सा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर ये होता ना तो फिर ये इसके बड़े फड्डे होते हैं, 1 साल कुछ और लीज टर्म लिख रहे हैं, दूसरे साल कुछ और लिख रहे हैं, तीसरे साल कुछ और लिख रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिंपल सा एक उसने बताया होगा, 5 साल का एग्रीमेंट है, 10 साल का एग्रीमेंट है, 6 साल का एग्रीमेंट है, 4 महीने का एग्रीमेंट है, वो जो भी उसने बताया होगा आप उसके हिसाब से क्या कर लोगे, उसको कंसिडर कर लो। ओके, समझ आ गई बात की? ठीक है, तो ये जनाब 3 चीजें जब लीज टर्म में शामिल हो जाएंगी तो हम इसको मान लेंगे। अच्छा, अब कहते हैं जनाब रीजनेबल सर्टेनिटी कहाँ से आएगी, तो रीजनेबल सर्टेनिटी आपके पास होती है, कुछ 4 फैक्टर्स हैं इसके, वो स्टैंडर्ड ने हमें बता दिए हुए हैं कि रीजनेबल सर्टेनिटी जो है वो किस तरह से कंसिडर की जाएगी।
कंसीडरिंग ऑप्शंस, जो आपके पास ऑप्शन है ना एक्सटेंशन की या कैंसिल करने की, तो वो कहता है जी आपके पास 4 चीजें होंगी, 4 फैक्टर्स होंगे। नंबर 1 आपके पास होगा जी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह की हुई कि जनाब वो मेरे फेवर में हुई, तो मैं इसको क्या मान लूंगा? मैं इसको कहूंगा हाँ भाई मैं एक्सटेंशन पे चला जाऊँ। मिसाल के तौर पर उसने कहा जी 5 साल का आपका स्कैंस के, और लैंडलॉर्ड ने हमें कहा कि 5 साल का जनाब आपका एग्रीमेंट है, लीज टर्म, आप इसको 2 साल एक्सटेंशन मिल जाएगी, लेकिन ये जो अगले 2 साल होंगे ना, इसके ऊपर जो रेंट मैं आप हमें पे कर रहे थे ना, उतना ही रेंट आप हमें पे कीजिएगा, रेंट में इंक्रीज नहीं करूंगा। तो आपको तो पता है कि रेंट हर साल क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसने कहा जनाब जो एक्सटेंडेड पीरियड है इसमें मैं रेंट इंक्रीज नहीं करूंगा। तो क्या ये मेरे फायदे की बात है कि नहीं? मेरे फायदे की बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक्सटेंशन ऑप्शन को क्या करूंगा? एक्सरसाइज करूंगा। क्लियर? या कैंसिलेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा, दोनों सिचुएशन इसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर उसने मुझे कहा कि जनाब आप जो है वो टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो मैंने आपसे 5 साल में रेट लिया वो नहीं लूंगा, बल्कि जितना भी रेट आपसे रेंट ले रहा था उसका 20% ज्यादा लूंगा। मुझे बताइए कि क्या मैं एक्सटेंशन पीरियड को एक्सरसाइज करूंगा? उसने मुझे क्या कहा? फॉर एग्जांपल रेंट था 1 लाख रुपए 5 सालों में। इसने कहा जनाब अगर आप एक्सटेंशन पे गए तो फिर याद रखना फिर 1 लाख रुपए नहीं दोगे, बल्कि कितना दोगे? 1,20,000 रुपए दोगे। तो मैं कहूंगा भाई मैं पागल हूँ, मतलब एक्सटेंशन की तरफ जाऊं मैं कोई और देख लूंगा। गॉट इट? समझ आई बात की? तो ये टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की मुझे बता रही होंगी कि जनाब मुझे ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी। ये आपके स्टैंडर्ड में चीजें लिखी हुई हैं। इंशाल्लाह अभी मैं बुक्स में आपको बताता हूँ कि बुक्स में हमने कहाँ कहाँ पे इसको पढ़ना है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब सेकंड नंबर पर कहता है जी लीज होल्ड इंप्रूवमेंट। लीज होल्ड इंप्रूवमेंट। लीज होल्ड इंप्रूवमेंट आपके पास क्या है जी? हम कहते हैं जनाब कि जो चीज मैंने लीज पे ली थी उसको मैंने इतना इंप्रूव कर दिया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने इतना अच्छा बना दिया कि अब जनाब अगर मैं इसको खत्म करूंगा लीज को तो वो मेरा नुकसान होगा उल्टा। मिसाल के तौर पर हमने हमारा 5 साल का एग्रीमेंट था स्कैंस का, और हुआ कुछ यूं कि जनाब हमने ख़त्म हो रहा था ये। उसने कहा जी 2 साल आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो 5वें साल पे आके जनाब मैंने क्या कर दिया, या मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने जनाब इस बिल्डिंग को लश पश कर दिया, मैंने शीशे वगैरह लगवा दिए, फ्लैक्सेस वगैरह लगवा दी, और मैंने एसीज इंस्टॉल कर दिए। हमने तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर दी। अब वो 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट क्यों मैंने की? क्योंकि मेरी ज़रूरत थी। अब मैंने 1 करोड़ रुपए लगा के क्या कर दिया? मैंने लीज होल्ड को क्या कर दिया? इंप्रूव कर दिया। तो अब मुझे बताइए मैं इसको क्यों इंप्रूव कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, इस टाइम पीरियड को, इस लीज टर्म को क्या करूं, मैं एक्सटेंड करूं। अब ऐसे तो नहीं है ना कि मतलब एक कॉलेज एक जगह पे बना, 5 साल के लिए एक जगह पे टिका, उसके बाद जनाब कहीं और चला जाएगा। तो उसके ऊपर मैंने खर्चा किया है, उसके ऊपर मैंने एक्सपेंस किया, तो उसको थोड़ा सा टाइम पीरियड हम लोग देंगे। राइट? तो हम क्या करेंगे जनाब, एक्सटेंशन की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन अगर जनाब मैंने बिल्डिंग रेंट पे ले ली और मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट कर दिया और कोई इसके ऊपर जनाब नहीं मैंने खर्चा किया, जैसा था वैसे ही था, क्योंकि मेरे माइंड में है कि हाँ भाई 5 साल ख़त्म हो गए तो फिर मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। देखिए जब आप अपना घर खुद परचेज करते हैं या खुद बनाते हैं आप अपना घर, तो उसको बहुत खूबसूरत उसको बनाते हैं, उसको जनाब पेंट करते हैं, उसके ऊपर ड्राइंग्स करते हैं, सीलिंग लगवाते हैं, फर्नीचर बड़ा वीआईपी किस्म का, लश किस्म का जनाब फर्नीचर लगवाते हैं, तो बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि जनाब 2 महीने के बाद या 1 साल के बाद आपने घर चेंज कर लेना, तो मुझे बताइए कि क्या महंगा फर्नीचर लेंगे आप? क्यों भाई? आपको पता है कि यार इसको उठा के कहीं और लेके जाऊंगा, टूट फूट होगी, इतना खर्चा करने की मुझे क्या ज़रूरत है? इतना लेविश किस्म का जनाब वो सीलिंग मुझे लगवाने की क्या ज़रूरत है? इतना हैवी किस्म का जनाब फर्श लगवाने की मुझे क्या ज़रूरत है? ये तो मैंने छोड़ ही देना महीने, 2 महीने या साल बाद। गॉट इट? तो आप इसके ऊपर खर्चा नहीं करते। लेकिन अगर आप खर्चा करेंगे तो हम क्या करेंगे जनाब, हम इसको एक्सटेंशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। ओके? तीसरा जनाब इसमें चीज़ है
कॉस्ट ऑफ कैंसिलेशन या कॉस्ट ऑफ एक्सपायर। अगर लीज टर्म एक्सपायर हो जाएगा या आपका जो है वो लीज टर्म जो है वो आप कैंसिल कर देते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको कितनी बियर करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अब इसी स्कैन्स के हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि लेट सपोज मेरा जो लीज टर्म है वो ख़त्म हो रहा है तकरीबन 31 दिसंबर 2024 को, 31 दिसंबर 2024 को। आप लोगों ने तो सितंबर में चले जाना है, बड़ी अच्छी बात है, इंशाल्लाह पास होकर फिर आगे अपनी अपनी फर्म में जाएं अगर क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है तो। लेकिन जो बच्चे हमारे पास बाद में आएंगे, पीआरसी वाले बच्चे या जिन्होंने मार्च 2025 में जिन्होंने पेपर देने हैं, उनको हम एडमिशन दिलवा दें तो उनका सिलेबस ख़त्म होने से पहले ही क्या हो जाए, वो जनाब हमारा लीज टर्म ख़त्म हो जाए, तो फिर उनको लेके हम कहाँ पे घूमते फिरेंगे। तो वो बच्चे तो ख़राब हो गए ना हमारे। तो जो हमने इतनी मेहनत की, सारा कुछ काम किया, वो सारे का सारा पानी वो किधर हो गया जनाब, पानी में चला गया। वो कहते हैं ना गई भैंस पानी में, तो ये जनाब उसके साथ हिसाब हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस लीज टर्म को एक्सटेंड नहीं करता तो उसकी कॉस्ट मुझे ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी, मेरा बिजनेस भी ख़त्म हो सकता है, मैं बदनाम भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट बहुत हैवी मेरे लिए हो सकती है लीज टर्म की एक्सपायरी पे। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक्सटेंड कर दूँगा। ओके और लास्ट में जनाब कहते हैं जी आपके पास उसी से मिलता जुलता है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लीज्ड एसेट। कि जो आपने अंडरलाइंग एसेट जो है या जो लीज्ड एसेट है वो, या आइडेंटिफाइड एसेट जिसकी भी हम लोगों ने थोड़ी देर में बात करनी है, तो वो कहता है जनाब आपके पास उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए। अगर तो उसके बगैर काम चल सकता है तो ठीक है, अगर उसके बगैर काम नहीं चल सकता तो मसला है। मैंने जनाब लेट सपोज गाड़ी मैंने लीज पे निकलवा ली, ओके, और मैं गाड़ी पे जनाब आता जाता हूँ। अब क्या मैं गाड़ी के बगैर ऑफिस में आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकता हूँ भाई, मेरे लिए वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इन ड्राइव करवा के आ सकता हूँ, मैं बाइक पे आ सकता हूँ, मैं पैदल आ सकता हूँ, इतनी दूर नहीं है मेरे से ऑफिस मेरा। तो मेरे लिए लीज एसेट की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं नॉर्मली क्या चाहूँगा कि भाई मुझे एक्सटेंशन ही चाहिए। लेकिन अगर मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लीज एसेट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मिसाल के तौर पर जनाब गाड़ी के बगैर पॉसिबल ही नहीं है बाहर जाना, बाहर जाऊँगा तो मर जाऊँगा, गाड़ी के बगैर पॉसिबल ही नहीं, पैदल मैं चल नहीं सकता। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि जनाब मैं गाड़ी के बगैर या बाइक चला लूँ या कोई भी चीज़, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसकी जान नहीं छोड़ूंगा। मैं क्या कहूँगा कि भाई नहीं एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंशन दे दो, एक्सटेंशन दे दो। तो वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सटेंशन कर सकता हूँ। तो बेटा ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि ऑप्शन को कंसीडर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपके स्टैंडर्ड ने इसके बारे में बताया हुआ है। क्लियर? तो लीज टर्म अभी तक हमने क्या सीखी, हमने कहा जनाब नॉन कैंसिलेबल टाइम पीरियड, एक्सटेंडेड टाइम, कैंसिलेबल टाइम, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या है जनाब, अगर लैसी को लगता है कि वो एक्सटेंड करेगा तब कंसीडर करेंगे, और कैंसिल टाइम में क्या है जनाब, अगर लैसी को लगता है कि वो कैंसिल नहीं करेगा, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा तब कंसीडर करेंगे। और ये दोनों के दोनों जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है जनाब, इन 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है कि टर्म्स एंड कंडीशन देखनी पड़ेगी तभी रीजनेबली होगा, लीज होल्ड इंप्रूवमेंट देखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैंसिलेशन या एक्सपायर देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ लीज एसेट देखना पड़ेगा। यहाँ तक मसला है ऑल ओके। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, लीज एसेट की हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमने बात की थी आइडेंटिफाइड, जिसका राइट टू यूज आपको देना है, वो आइडेंटिफाइड एसेट, राइट टू यूज आपको देना है। बता दो इसको। आइडेंटिफाई एसेट कि ये एसेट जो है वो हमारे लीज वाला है। ये इसके आइडेंटिफिकेशन 2 तरीके से हो सकती है, या तो ये जनाब हो सकता है एक्सप्लिसिट, या फिर ये क्या हो सकता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि जनाब आप अगर कोई
डिस्क्रिप्शन दे दें, मेंशन कर दें कि जनाब फलां एसेट जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फलां नंबर वाला, उसका नंबर प्लेट उसकी ये है, उसका मॉडल ये है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक हवाई जहाज़ वाली कंपनी से कहा कि जनाब क्या कर दो, मेरी ये चीज़ें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुँचा दो, या ट्रक वाले से आपने कहा, हवाई जहाज़ की तरफ हम लोग नहीं जाते, आपने ट्रक ड्राइवर से, ट्रक वाली कंपनी से जनाब ट्रक लिया और आपने कहा कि जनाब पॉइंट ए से पॉइंट बी में आपने क्या करना है, चीज़ें आपने डिलीवर करनी है। तो अब ट्रक प्रोवाइडिंग कंपनी ने आपके नाम पे जनाब एक एग्रीमेंट बना लिया, ठीक है, और उसके ऊपर लिख दिया कि जनाब क्या चीज़ है जी, ये ट्रक है जनाब मेरे पास ABC 1 2 3 जनाब 1 2 3 4 जनाब इसका नंबर है, और इसका मॉडल जनाब ये 2023 मॉडल ट्रक है, और जनाब ईसुजू का है ये उसने मेंशन भी कर दिया और उसने डिस्क्रिप्शन भी दे दी। तो हम इस आइडेंटिफाइड एसेट को हम क्या कहेंगे जनाब, ये कौन सा एसेट है, एक्सप्लिसिट एसेट, कि जिसमें मेंशन कर दिया हो एसेट का नाम वगैरह और डिस्क्रिप्शन दे दी हो, डिटेल्स लिख देते हैं। ठीक है जी। इम्प्लिसिट में क्या है, इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि जनाब जिसमें आप डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते। सेम होगा यही, आप उसको ट्रक वाले को ये नहीं कहोगे भाई सब चीज़ें उठाओ और वहाँ पे ले जाओ, अगेन वही बात है जो पहले एग्जांपल हमने दी थी। जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप ट्रक प्रोवाइडिंग कंपनी के पास जाएंगे और उसके कहेंगे कि सर मुझे ट्रक दें, मैंने चीज़ें लोड अनलोड करनी है, तो वो आपको ट्रक प्रोवाइड करेगा, एक एग्रीमेंट बनाएगा कि जनाब इतने मॉडल का ट्रक, ईसुजू का ट्रक है, ABC 1 2 3 4 जनाब उसका नंबर है, ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर कंपनी खुद से ही आती है, उन्हीं का बंदा आता है और चीज़ें उठा के वहाँ पे ले जाता है, और आप कहते हैं जी बस मेरे साथ कंसर्न इतना था कि चीज़ें उठा के ले जाओ, जैसे कार्गो कंपनीज हैं। ठीक है, कार्गो कंपनीज क्या करती हैं, आपका सामान लेती हैं और डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे, वो IFRS 15 वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, यानी कि सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। लेकिन अगर आप जनाब कार्गो कंपनी के पास जाते हैं या किसी रेंटे कार के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई साहब मुझे गाड़ी दे दें, मुझे ट्रक दे दें, मैं अपनी चीज़ों को मैंने दूसरी डेस्टिनेशन पे मैंने पहुंचाना है, तो वो आपको ट्रक दे देते हैं। अगर तो डिस्क्राइब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट, और अगर वो डिस्क्राइब नहीं करते, नॉट मेंशन, तो उसको क्या मान लेंगे, इम्प्लिसिट। मिसाल के तौर पर इस कंपनी के पास सिर्फ एक ही ट्रक है और कोई ट्रक है ही नहीं, एक ही इसके पास ट्रक है, और ना ही जनाब ये किसी दूसरे बंदे से ट्रक मंगवा सकती है। ठीक है, इसके पास एक ही ट्रक है, ना ही किसी दूसरे बंदे से ट्रक मंगवा सकती है। अब यहाँ पे अगर वो मेंशन नहीं करता, कहता जी ट्रक चाहिए, वो कहता जी ठीक है जनाब हमने ट्रक दे दिया अपना लीज पे मिस्टर ए को, वो पॉइंट ए से चीज़ें पिक करके पॉइंट बी में अपना अनलोड कर देगा और 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, साल के बाद मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा है जनाब आइडेंटिफाइड एसेट, इम्प्लिसिट है। क्लियर, समझ आ गई बात की। जहाँ पे मेंशन ना किया जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट, और जहाँ पे मेंशन कर दिया जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट। अब आइडेंटिफाइड एसेट एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, हम कहते हैं जनाब हमारे लिए दोनों के दोनों क्या है, सेम है, आइडेंटिफाइड एसेट ही है। लेकिन आइडेंटिफाइड एसेट के अंदर अगर वो इस तरह के एग्रीमेंट वो आपसे कर ले कि जनाब जो सप्लायर है, जो लेसर है, सप्लायर है, वो ये कह दे कि भाई साहब मैं जब चाहूं इस एसेट को चेंज कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर कंपनी कहती है जनाब मैं ये ट्रक दे रहा हूं तुम्हें, लेकिन जब मुझे ठीक लगे, जब चाहूं मैं ये ट्रक तुम्हारे से वापस ले लूं और इसके बदले में तुम्हें कोई और ट्रक दे दूं, और बदलने के लिए कोई रीजन मेरे पास ना हो, सारा कुछ मेरा ही कंट्रोल है। जब मेरा दिल करे जनाब मैं कहूंगा ट्रक वापस दे, फाड़ दो, जा लेके जा। समझ रहे बात को, ओके। और इसका बेनिफिट, चेंज करने का बेनिफिट सप्लायर को ही मिल रहा हो, ट्रक कंपनी को ही मिल रहा हो। मिसाल के तौर पर ये नया ट्रक दिया था 2023 मॉडल, ठीक है, इसने कहा जनाब जब मेरा दिल करेगा मैं तुम लोगों को ट्रक चेंज करवा दूंगा। इसने कहा जी ठीक है कोई मसला नहीं। और जनाब उसको पता चला कि एक दूसरा बंदा आया, ये इसने लीज पे दिया था लेट्स सपोज 10,000 रुपए पे, नया बंदा आया, उसने कहा यार 2023 मॉडल अगर आप मेरा ट्रक मिल जाए ना 23-24 मॉडल, तो मैं आपको 15,000 रुपये जो है वो लीज दिया करूंगा रेंटर। आपने क्या किया, आपने कहा ट्रक वापस करो भाई,
तुम ये 1990 वाला ट्रक पकड़ो, ठीक है, 10,000 पे है ना, तो चलो तुम इसको कम कर दो, तुम इसको 8,000 पे कर दो, ये 1990 वाला ट्रक पकड़ो। और आप उस बंदे ने क्या किया जनाब, इस जो ट्रक उसने रिटर्न किया वो किसी दूसरे बंदे को दे दी, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया। और सब्स्टिट्यूशन का फायदा भी किसको हुआ, सप्लायर को हुआ। तो कहता है जी फिर अगर इस तरह का कोई चीज है तो फिर हम इसको आइडेंटिफाइड एसेट नहीं कहेंगे, हम इसको आइडेंटिफाइड एसेट नहीं कहेंगे। क्लियर? आइडेंटिफाइड एसेट कौन सा है जनाब, या तो एक्सप्लिसिट या फिर इम्प्लिसिट। अगर उसमें कंडीशन इस तरह की आ गई कि सप्लायर जब चाहे उसको सब्स्टिट्यूट कर दे और इसका फायदा भी किसको हो, सप्लायर को हो, तो हम क्या कहेंगे जनाब, हम क्या कहेंगे, फिर ये हमारे लिए आइडेंटिफाइड एसेट नहीं होगा। गॉट इट? आइडेंटिफाइड एसेट क्या है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। अगर इसमें ये दो कंडीशन आ जाए कि जिसमें जनाब सब्स्टिट्यूट कर सके सप्लायर, तो फिर वो आपके पास आइडेंटिफाइड एसेट नहीं रहता। इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम? अब मैंने जो कुछ पढ़ा है ना बेटा, आप पेज नंबर 264 देखिए जरा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने डिस्कस की हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। ना सबसे पहले कहता है जी डेफिनेशन की तरफ हम लोग बात करते हैं, पेज नंबर 264, आइडेंटिफाइंग लीज के लीज का जनाब चैप्टर है, पहला पेज है हमारे पास। कहता है जी व्हाट इज लीज, यानी कि डेफिनेशन। तो लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज राइट टू यूज ऑफ एन एसेट। कौन सा एसेट? एन अंडरलाइंग एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। यही बात हमने की, ठीक है जी। उसके बाद फिर कहते हैं जनाब लेसी कौन है, इज एन एंटिटी दैट ऑब्टेन्स अ राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। और लेसर कौन है जनाब, एन एंटिटी दैट प्रोवाइड्स द राइट ऑफ यूज एन अंडरलाइंग एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। जो राइट टू यूज लेता है लेसर, जो राइट टू यूज देता है वो लेसर। अच्छा अब जनाब आइडेंटिफाइंग अ लीज, के लीज जो है वो आइडेंटिफाई आपने किया, कैसे करेंगे जनाब? IFRS 16 requires that an inception of contract an entity shall assess whether the contract or contract is or contains a lease। अब कैसे पता चलेगा जनाब इसमें लीज है या नहीं? ऊपर वाली वही बात करेगा। A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration। अगर right to control है तभी हम इसको लीज मानेंगे। अगर आपके पास ये सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है तो हमारे पास ये लीज नहीं होगा। ओके जी। फिर हम कहते हैं जनाब इज द एसेट आइडेंटिफाइड। कैसे पता चलेगा जनाब एसेट आइडेंटिफाइड है, जो भी हमने बात की। तो कहता है जनाब एसेट इज यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय बीइंग एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड बट मे बी इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड एट द टाइम एसेट इज मेड अवेलेबल। या तो क्या हो सकता है, एक्सप्लिसिट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, इम्प्लिसिट हो सकता है। जब आएगा तो हमें पता चल जाएगा जनाब ये हमारे पास एसेट। लेकिन नीचे क्या कर रहा है, एन एसेट इज नॉट कंसीडर्ड आइडेंटिफाइड। हम इस एसेट को आइडेंटिफाइड एसेट कंसीडर नहीं करेंगे। कौन सी सिचुएशन में? इफ सप्लायर यानी कि जो लेसर है हैज सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर उसके पास वो कंट्रोल उसने अपना रखा हुआ है कि जनाब जब मेरा दिल करेगा मैं तुमसे रिटर्न कर दूंगा, जब मेरा दिल करेगा इस एसेट को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एक के बदले दूसरा आपको एसेट में प्रोवाइड कर दूंगा, तो हम इसको क्या करते हैं जनाब, तब हम इसको क्या मान लेंगे कि ये हमारे लिए आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। ठीक है जी। एंड द केस व्हेन, कौन से केसेस है जनाब? दो केसेस है। कौन कौन से? सप्लायर हैज प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट, कि वो सब्स्टिट्यूट कर भी सकता हो। ठीक है। जो आपके पास कुछ एसेट्स होते हैं स्पेशलाइज्ड नेचर के, वो हम आगे चलकर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उनको तो आप सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते। ठीक है। स्पेशलाइज्ड नेचर के आपके पास एसेट्स होते हैं, आप उनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। फिर कहते हैं जनाब एंड सप्लायर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली इफ इट सब्स्टिट्यूटेड द एसेट। तो सप्लायर को क्या होगा जनाब, इकोनॉमिकल बेनिफिट उसको मिलेगा। क्लियर? उसके बाद जनाब राइट टू कंट्रोल टू यूज, कि जनाब कैसे में पता चलेगा, इसके बारे में अभी हम यहाँ से पढ़ लेते हैं लेकिन डिटेल में बात करेंगे। कहते जी एन एंटिटी शैल असेस वेदर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज द कस्टमर हैज बोथ ऑफ द फॉलोइंग। दो कौन सी जनाब? दो चीजें। द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट, कि जनाब जिस तरह चाहे इसको इस्तेमाल करें। ओके जनाब, जिस तरह चाहे इसको इस्तेमाल करें इस एसेट को, उसको जब राइट टू यूज मिल जाए। फिर कहते हैं जनाब द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट। उसके पास दूसरा राइट क्या होगा जनाब, वो डायरेक्शन दे सके कि इसको इस तरीके से इस्तेमाल करो। दोनों सिचुएशन में हम क्या मान लेंगे, राइट टू यूज आपने दे दिया। अगर कंडीशन लगा दी गई कि भाई साहब नहीं, आप इसको रात 9 बजे के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर वो राइट टू यूज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ओके। इसके बाद जनाब आगे देखिए क्या करें जी, लीज आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया।
अब लीज में कौन कौन सी चीजें जनाब, सबसे पहले कहता है ये आपके पास एक क्या आता है, द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ लीज इफ ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। जो आप बात कर रहे थे ना कि सर जो घर रेंट पे लेते हैं क्या ये भी लीज होगा, तो मैंने कहा था कि उसका क्राइटेरिया एक होता है, वो क्राइटेरिया हम लोग बात करेंगे, डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था। क्या नंबर 1 कहता है जिसमें अंडरलाइंग एसेट आइडेंटिफाइड होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, द कस्टमर यानी कि लेसी हैव द राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियल ऑल ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ द एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, तो उसके पास राइट टू यूज होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, द कस्टमर and not the supplier has right to direct how and for what purpose the asset is used throughout the period of use. If neither party has such rights, then the customer, अगर कहते हैं जनाब जो कस्टमर है उसके पास ही राइट होना चाहिए कि वो किस तरीके से कितना आपने उसको इस्तेमाल करना है। अगर दोनों में से किसी के पास राइट नहीं है तो कस्टमर के पास कम से कम ये वाले राइट्स होने चाहिए। कौन से? The customer has the right to operate the asset throughout the period of use without the supplier having the right to change those operating instructions. वो उसको ऑपरेटिंग कंडीशन में लेके आए, उसको यूज करता रहे, ठीक है, और उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। और डिजाइन द एसेट इन अ वे दैट प्री डिटरमिन्स हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट विल बी यूज्ड थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। या इस तरह से जनाब उसको डिजाइन कर दें कि जनाब इस एसेट को उसने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। हम अक्सर एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, छोटी सी एग्जांपल। एक जनाब आपने बाइक ले ली लीज पे, ठीक है, बाइक आपने लीज पे ले ली, आपने जनाब उसका दोनों मड गार्ड्स आपने उतार दिए, हेडलाइट आपने उतार दी, बैक टेल लाइट जनाब आपने उतार दी, उसके टैंकी जनाब आपने कोई पुरानी सी लगा ली, टापे जनाब उसके आपने छोटे छोटे लगवा दिए, और जनाब उसके जो शॉक्स हैं वो आपने ऊपर करवा लिए। क्या लग रहा है, क्या करने जा रहे हो? या वन व्हीलिंग करने जा रहे हो या मौत के खूह में बाइक चलाने जा रहे हो? देखा कभी आपने इस तरह की बाइक? जो वन व्हीलिंग करते हैं उनकी बाइक्स कभी आपने गौर की है? उनकी बाइक जो तो बहुत लाइट वेट होती है, वो उनकी हेडलाइट नॉर्मली नहीं होती, मीटर नहीं होता, मड गार्ड्स नहीं होते। मड गार्ड का पता क्या है? वो जो टायर के ऊपर नहीं होते लगे होते हैं स्टील के, वो मड गार्ड्स होते हैं कि मिट्टी ना उड़े वो सारा। तो जनाब मड गार्ड्स नहीं उनके होते, वो शॉक्स उनके ऊपर ऊपर होते हैं। वो जनाब बाइक नॉर्मली यहाँ पे होती है, जो वन व्हीलर्स होते हैं उनकी बाइक यहाँ पे होती है। तो जनाब उन्होंने हैंडल इस तरह का लगवाया होता है। मतलब वो ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं कि वो पहले पता चल जाता है कि भाई साहब क्या करने जा रहे हैं उसके साथ। समझ आ गई बात की? तो ये जनाब वो कहता है कि अगर इस तरह के सिचुएशन हो जाए या फिर उसको ऑपरेट कर रहा हो, दोनों सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अगर राइट किसी के पास नहीं तो दोनों सिचुएशन में समझ लीजिएगा कि जनाब आपके पास ये लीज क्राइटेरिया मीट हो गया। ऑल क्लियर, ऑल ओके जनाब। करें इंशाल्लाह हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे और मैं ट्राई करूंगा कि इंशाल्लाह लेसी की जो अकाउंटिंग है उससे हम लोग स्टार्टअप लें। चलें।